नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका लेफ्ट एंड स्पोर्ट्स में। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और खेल भी रहे होंगे। आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये फिजिकल एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए बहुत काम आने वाला है उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं सारी किताबें हैं तो मैं एक्चुअली अपने बारे में आपको आज इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हूँ और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर। इसके अलावा मेरी खुद की कोचिंग भी मैं रन करता हूँ, उसके बारे में भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। काफ़ी लोगों को मेरे पास काफ़ी क्वारीज आई थी इससे रिलेटेड कि सर आपका कोचिंग के बारे में हमें बताइए। तो मैं जनरली फ़ोन पे बात करके इस चीज़ के बारे में डिस्कस करता था। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो ही क्यों ना बना दिया जाए जहाँ पर मैं अपने बारे में भी आपको बताऊँ, ताकि आप जान सकें कि हाँ, कि अगर आप मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं तो क्यों पढ़ें एक्चुअली, है ना। क्या ऐसी खास बात है कि आप मेरी कोचिंग में एनरोल करें। खैर, ये तो बात है, ये हम बिल्कुल लास्ट में लेंगे। पर इसके अलावा मैं उन कुछ पॉइंट्स पे ही बात करना चाहूँगा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। जैसे कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, तो मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस को यहाँ पर आज शेयर करूँगा जो कि आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा आज, जैसे कि कैसे स्टडी की जाए, एग्ज़ाम का लेवल कैसा आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग किस तरह से आपको आपकी स्टडी की अप्रोच होनी चाहिए, आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए। इन केस अगर आप कहीं कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से कोचिंग ज्वाइन करनी है, कैसे आपको समझना है कि जो कोचिंग आप ज्वाइन करने वाले हैं वो अच्छा है या नहीं है, ठीक है। और इन्हीं बातों को यहाँ पर शुरू करते हैं, है ना। तो हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जो कि है लेवल ऑफ एग्जाम। तो अगर मैं बात करूं कि एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है, तो आपने अगर नोटिस किया हो कि जब डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, वहाँ से जो पीजीटी टीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम है ना, उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हुआ। और केवीएस एनवीएस ने भी इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए लेवल बढ़ाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी भी है, और मैं इसके सपोर्ट में भी हूँ। इसके अलावा नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है उसका जो लेवल है वो भी धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सपोर्ट में मैं इसलिए हूँ क्योंकि जनरली आपने अगर इससे पहले के एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पर बहुत वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। और एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम मेमोरी बेस्ड ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना वो कहीं ना कहीं खराब होती जाएगी, क्योंकि जैसा डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्स भी करते हैं। हमारी तैयारी डिमांड के अकॉर्डिंग चलेगी। अगर डिमांड अच्छी होगी तो हमारा जो रिस्पॉन्स होगा, हमारी जो तैयारी होगी वो भी अच्छी होगी, और ये हमारे प्रोफेशनल के लिए अच्छा है, हमारे प्रोफेशन के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता अच्छा होता जाएगा, यानी टेस्ट का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, हम अपने पढ़ाई के लेवल को भी क्या करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और उससे होगा ये कि हमारे सब्जेक्ट के अंदर हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो बढ़ेगी, ताकि अगर कोई हमसे सवाल करता है, कोई जवाब करता है, तो उसको अच्छे से हम जवाब दे सकें। जनरली जो मेमोरी बेस्ड स्टडी है वो उतनी अच्छी नहीं होती है हमारे प्रोफेशनल के लिए। आप समझ पा रहे होंगे मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ, है ना। तो लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो है वो धीरे धीरे बढ़ चुका है, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स आ रही हैं वो सफिशिएंट इनफ नहीं है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 4 साल का और जो मैं ट्रेंड देखता हुआ आ रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स है वो आपका एक लेवल तक जाके ठीक है, आपको एक एवरेज नंबर देने के लिए ठीक है, लेकिन जब बात करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए तो हमें स्पेसिफिक बुक्स को प्रेफर करना होगा। कुछ आप बुक्स देख रहे हैं, ये मेरे पूरे पिछले 4 साल की मेहनत है, मैंने सेल्फ स्टडी करी है पूरी पिछले 4 साल में। तो मुझे पता है कि मैं ये मतलब जितना मैंने एग्ज़ाम दिया उसके अकॉर्डिंग मुझे ये चीज़ पता है कि सवाल कहाँ से किस तरह से पूछे जा रहे हैं। लगभग 90% जो क्वेश्चंस आते हैं पूरे फिजिकल एजुकेशन फील्ड के अंदर, अगर मैं बात करूँ तो वो इन्हीं किताब के अंदर से आते हैं जो आपके सामने अभी रखी हुई हैं। इनके अलावा कुछ और किताबें हैं, और बाकी बचा जो 10% है वो
डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कहाँ से दे दे, क्योंकि छोटा मोटा फील्ड नहीं है, ये आप भी जानते हैं। फिजिकल एजुकेशन बहुत वास्ट फील्ड है, सब्जेक्ट्स इतने हेवी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी हो गया, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो गया, किनेसियोलॉजी बायोमैकेनिक्स हो गया, एंड सो ऑन। तो ये बहुत अपने आप में ही एक ब्रॉड फील्ड है, तो इसके लिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, खासकर स्पेसिफिक बुक्स। और ये हमारे फील्ड के अंदर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, लोग स्पेसिफिक बुक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, कॉम्पिटिटिव बुक्स को प्रेफर करते हैं, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन फील्ड के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए जो मैं फेवर में रहता हूँ कि जो लेवल ऑफ एग्जाम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी है एग्जाम की, वो बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है, ताकि बच्चे जो हैं, जो भी विद्यार्थी हैं हमारे फील्ड के अंदर, वो कॉम्पिटिटिव बुक से हटके सब्जेक्टिव बुक पे फोकस करें, कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन हो गए, असर्शन रीजन क्वेश्चन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, ये सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल डिमांड करता है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड आप इन क्वेश्चंस को लगा ही नहीं सकते, आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए ही चाहिए होगी। और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको कहाँ से मिलेगी? केवल और केवल किताब से, स्पेसिफिक बुक की। जैसे एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बुक है, कैच एंड कैच की, मैकआर्डल की, है ना। और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो हरदयाल सिंह, बॉम्पा, इवन जो NSCA की जो बुक आती है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है पर्सनली किताबों से रिलेटेड, उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि आपको आने वाले समय में लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और आपको स्पेसिफिक बुक को रेफर करना ही करना होगा, जैसे कि कुछ मैंने नाम दिए। अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी किताबें हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या गाइडेंस है, तो आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको फॉलो करिए। अगर आपको किसी बुक से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए होगी, आप मुझसे बिल्कुल फ्री होकर पूछिए, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से बुक कैसे मिलेगी, कैसे आपको उस पर स्टडी करना है। ठीक है, ये तो हुआ लेवल ऑफ एग्जाम की बात। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखिए, दिस इज आई एम 100% श्योर कि आने वाले टाइम में लेवल ऑफ एग्जाम जो है, लेवल एग्जाम का जो लेवल है, वो ग्रेजुअली नहीं, अब तो वो इंक्रीज हो रहा है, वो सीधे सीधे, ये आप मान के चलो। ठीक है, वो मेमोरी से कॉन्सेप्चुअल की तरफ भाग रहे हैं, और आपके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, पहले चीज एग्जाम के बारे में बात। एग्जाम के बाद अगर मैं बात करूं कि सेकंड पॉइंट पे, जो कि हाउ टू स्टडी, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ, सेकंड पॉइंट ये हाउ टू स्टडी, स्टडी कैसे करें। देखिए, अगर आप किताब पढ़ने जाएंगे तो आपको कई सारी परेशानी आएंगी, बहुत सारी परेशानी आने वाली है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने जाएंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने 4 साल मैंने पढ़ाई करी है, मुझे मालूम है कितना परेशान होना पड़ता है जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, तो उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, गूगल करना पड़ता है, किसी से गाइडेंस लेनी पड़ती है। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो और दिक्कत वाली बात है। तो बात है कि स्टडी कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट को उठाएं जिनमें आपका इंटरेस्ट है। रीज़न कि जब आप किताब पढ़ेंगे ना, और आपने ऐसी बुक्स को उठा लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप शुरू के 2-3 लाख पन्ने पढ़ेंगे, 4 पन्ने पढ़ेंगे, और आपका पूरा इंटरेस्ट खत्म, आप किताब छुएंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपका जो आपका इंटरेस्ट है, जिस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है, आप उस टॉपिक को सबसे पहले सिलेक्ट करो। उसके बाद उसकी बुक्स को आप गैदर करो, कहाँ कहाँ से आपको बुक्स लेनी है। नहीं समझ में आए, आप टेलीग्राम पे मुझे आप मैसेज करो, मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ से बुक मिलेंगी। ठीक, बुक के बाद आप या तो रजिस्टर खरीदिए, ठीक है, या फिर A4 साइज के जो पेपर्स होते हैं बंडल वाले, आप उनको खरीदिए। क्यों? क्योंकि वो आपको चीप पड़ेंगे। रजिस्टर की जगह A4 साइज के जो बंडल्स जो आते हैं ना, A4 साइज के जो पेपर आते हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये वाले, ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेज मिलेंगे, और इसके अंदर आप अच्छे से नोट्स भी बना पाओगे। रजिस्टर एक्सपेंसिव भी पड़ता है। मान के चलिए कोई चीज़ ऐसी है जो आपको ऐड करनी है, तो आपको वापस जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी, तो आपको एक्स्ट्रा चिट है वो लगानी पड़ेगी। लेकिन जब आप ऐसे बंडल में नोट्स बनाओगे ना, तो आपको मान के चलो किसी टॉपिक में आपको कुछ चीज़ ऐड करनी है, तो परेशानी नहीं होगी, आपने सिर्फ पेज निकाला, उसी में ऐड किया, वहीं पे जाके चिपका दिया। ठीक है, तो A4 साइज के पेपर का आप इस्तेमाल करें नोट्स बनाते समय।
इसके अलावा इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक मैंने बताया, जैसे इंटरेस्ट जिसमें आपका सबसे पहले बुक उठाइए और नोट्स बनाने के लिए A4 साइज का पेपर का इस्तेमाल करिए रादर देन गोइंग फॉर द रजिस्टर, है ना, रजिस्टर एंड ऑल, उस पर मत जाइए। इसके बाद आपको पेन का यूज़ करना है। पेन कितने, कम से कम 3 से 4 पेन का यूज़ करिए अलग अलग कलर का, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। मैं ग्रीन करता हूँ, एक्चुअली 4 करता हूँ। ब्लू से आपको एक नॉर्मल कंटेंट लिखना है, जो भी आपका, जैसे आपको कोई डेफिनेशन लिखनी है तो आप उसको ब्लू पेन से लिखिए, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको ग्रीन से लिखिए, और जो नंबर्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनको रेड से लिखिए, और हेडिंग ब्लैक से लिखिए। फ़ायदा क्या है कि जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आपका टाइम सेव होगा। आप ब्लू और ग्रीन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ग्रीन और रेड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको कैसे ग्रीन और रेड पेन का यूज़ करना है उसके लिए, ठीक है। तो ब्लू पेन का आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा स्टडी करते समय आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप बुक को उठाएंगे और जब आप उसे पढ़ेंगे तो बीच में थोड़ा थोड़ा आप इंटरवल लेते हुए पढ़ें उसको, क्योंकि जब आप इंटरवल लेके पढ़ेंगे ना तो आपका जो इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूस मेंटेन रहेगा। एक मोनोटनी जो होती है ना, बोरियतपन होता है ना, वो खत्म होगा। एक ही बुक को आप लंबे समय तक पढ़ेंगे, आप बोर हो जाएंगे, बर्स्ट हो जाएगा, माइंड जो है बर्स्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इंटरवल लेके पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ एक दिन में कम से कम 2 या 3 बुक को पढ़ें, एक ही बुक को कंटिन्यूस मत पढ़ें। 2 से 3 बुक को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो जल्दी भी कवर होगा और इंटरेस्ट भी बना रहेगा, ठीक। हाँ, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप बुक पढ़ें तो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट की कम से कम 3 से 4 बुक आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 2 से 3 बुक तो होनी ही चाहिए। जैसे एक्सपोज ट्रेनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हरदयाल सिंह और बोम्पा तो होनी चाहिए। NSA की आप ले सकते हैं, मर्जी है आपकी। इसके अलावा मैं बात करूं एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की, तो कैच एंड कैच हो गया, या फिर आपकी विलमोर हो गई, उसके अलावा मैकार्डल की हो गई। तीनों में से आप कंपाइल करके पढ़ सकते हैं, ठीक। ये हुआ स्टडी की बात। नेक्स्ट चलते हैं हम हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग को सिलेक्ट कैसे करें, हाउ टू सिलेक्ट कोचिंग, हाउ टू सिलेक्ट कोचिंग, ठीक है। बहुत सारी फिजिकल एजुकेशन की कोचिंग चल रही हैं और वो अच्छे से चल रही हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर आपको जब भी किसी कोचिंग को सिलेक्ट करना है ना, इवन मेरी कोचिंग को भी अगर आपको सिलेक्ट करना हो या किसी भी कोचिंग को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि वहाँ की जो फैकल्टी है जो भी पढ़ा रही है उनका टीचिंग स्टाइल क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, और ये प्लीज़ नोट करते हुए चलिए आप। सबसे पहले टीचिंग स्टाइल देखिए, टीचिंग स्टाइल क्या है, किस तरह से पढ़ाते हैं। दूसरी चीज़, पढ़ाते समय वो कैसे कैसे एग्जाम्पल का इस्तेमाल करते हैं, कौन से एग्जाम्पल का वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको ये देखना है कि उनका एक्सपीरियंस, उनसे एक्चुअली आपको पूछना चाहिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना रहा है इस कोचिंग लाइन के अंदर, यानी कि पढ़ाने के लिए आपने कितने साल तक बच्चों को पढ़ाया है, तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो देखना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मानना है, अब इसमें शायद काफ़ी लोग एग्री करें या नहीं करें, ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि किसी भी टीचर या फिर किसी भी फैकल्टी को उसकी अचीवमेंट को अगर आपको देखना है ना, तो उसके एकेडमिक्स को मत देखिए, ये देखिए कि उनका एक्सपीरियंस कितना रहा है पढ़ाने में और उनसे पढ़े हुए कितने बच्चे निकले हैं। 2 चीज़ें हैं, एक ऐसा टीचर जो बहुत पढ़ा हुआ है, जिसके पास पर्सनली खूब सारी अचीवमेंट्स हैं, एक वो टीचर जिसने किसी को अचीवमेंट दिलाने में अपना एक योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वो टीचर जो कंट्रीब्यूट कर पा रहा है ना, वो ज़्यादा बेहतर है उन टीचरों से। मतलब ये मेरी पर्सनल राय है, ऐसा इसमें मैं नहीं चाहता कोई इसमें ऑफेंड हो, मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी पर्सनल राय है कि उन टीचरों से बेहतर है जिनके पास पर्सनल अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि कोचिंग लेते समय पर्सनल अचीवमेंट से ज़्यादा उनका जो, मतलब पर्सनल इन द सेंस एकेडमिक अचीवमेंट से ज़्यादा उनका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ, उनके जो बच्चों का अचीवमेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करा जाए ताकि पता चले। इसके बाद एक चीज़ और है जो आप कर सकते हैं, जैसे जिस कोचिंग में आप जा रहे हैं, कोशिश अगर ये हो पाए, पॉसिबल ये हो पाए, तो उनसे जो बच्चे जुड़े हुए हैं आप उनका रिव्यू जरूर लें। उनका आप रिव्यू लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे कि हाँ ये इस तरह से सिस्टम जो है वो इस तरह से चल रहा है।
करिकुलम जो है कुछ इस तरीके से सेट है इस कोचिंग का। तो यहाँ से आपको ये चीज़ फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको समझना हो तो उनके जैसे यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर्स हैं, तो आप उनके वीडियो लेक्चर्स देखिए। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा, एक पॉइंट और नोट करते चलिए कि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से कराया जा रहा है। कई सारे कुछ कोचिंग्स हमारे फील्ड के अंदर ऐसी हैं जो कॉम्पिटिटिव बुक को ही पढ़ा के सीधे सीधे आपको दे दिया जा रहा है उनको, मतलब आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव बुक्स में है, बस वो आपको सिर्फ दे रहे हैं। तो ऐसी कोचिंग लेने से मतलब नहीं है। अगर आपको कोचिंग लेना है तो कम से कम आपको कंटेंट देखना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने बोला, आने वाला टाइम में लेवल एग्जाम का बढ़ने वाला है, तो कॉम्पिटिटिव बुक्स आपकी उतनी काम नहीं आने वाली, आपको सब्जेक्टिव जाना ही जाना पड़ेगा, ये आप मान के चलो। क्योंकि सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सबके उतने नंबर तो आने ही आने हैं, लेकिन जब आपको उनसे ऊपर जाना है तो आपको सब्जेक्ट के अंदर डाइव करना ही पड़ेगा, बुक्स के अंदर आपको घुसना ही पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें कोचिंग जाते समय, कोचिंग ज्वाइन करते समय, किसी भी कोचिंग को, ठीक है। अब मैं अपने कोचिंग के बारे में बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने बोला कि लास्ट में मैं अपने कोचिंग के बारे में बताऊंगा। तो मेरा जो कोचिंग का सिस्टम है, जो मेरा पढ़ाने का सिस्टम है, मैं अपना कुछ करिकुलम यहाँ पर आपको ऐड कर देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा करिकुलम कैसे मैंने डिसाइड किया है, मतलब बनाया है, और मैं किस तरह से अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ, जो मेरे भाई, मेरे बहन, छोटे भाई, छोटी बहनें जो पढ़ती हैं, उनको मैं किस तरह से गाइड करता हूँ, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मेरी जो कोचिंग का जो सिस्टम है वो है 12 मंथ का मेरा पूरा कोर्स है। मैं 12th मंथ का कोर्स पूरा कंप्लीट कराता हूँ। 12th मंथ के कोर्स में ये जो आप किताबें देख रही हैं ना, मेरा जो 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन किताबों के साथ, ये मैं पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता हूँ, मैं आज भी इनका रेफरेंस लेता हूँ, इन सभी बुक्स का। और ये जितनी बुक्स हैं, इनके अलावा कुछ बुक्स और हैं जो मैंने अभी रखी नहीं है, एक्चुअली मेरे पास ऊपर रखी हुई थी निकाल नहीं पाया मैं उसे, तो कुछ बुक्स और हैं इसके अलावा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर चलते हैं ना, उससे रिलेटेड सारी किताबें हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। और इन्हीं किताबों से मैं अपने जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ाता हूँ। अपने करिकुलम में मैंने बीपीएड और एमपीएड का पूरा कोर्स डाला है। बीपीएड एमपीएड का पूरा कोर्स कराता हूँ मैं शुरू से लेकर एंड तक। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो सिलेबस है उनको भी मैं कंप्लीट कराता हूँ इसी 12 महीने के कोर्स में। लेकिन मेरा मानना ये है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं इसीलिए मैंने ये 12 मंथ का कोर्स रखा है। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस खत्म करना होगा। अगर आप सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है कि 3 महीने में कोचिंग करके या 2 महीने में कोचिंग करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस खैर मेरे पास नहीं है। और अगर आप कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास पहले से ही बैकग्राउंड है। इनकेस अगर आपके पास बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 से 3 महीने वाली कोचिंग आपके काम नहीं आने वाली, ये आप दिमाग में अच्छे से बैठा लें। इससे अच्छा है आप एक कॉम्पिटिटिव बुक का यूज़ करें, वो कम से कम आपको सस्ती पड़ेगी और आप अच्छे से पढ़ भी पाएंगे उसको। पर क्योंकि जैसा मैंने कहा लेवल बढ़ता जा रहा है, तो आपको आगे इतनी काम आने वाली नहीं है। हाँ, तो 12 महीने के कोर्स में मैं सबसे पहले पूरा सब्जेक्ट कवर कराऊंगा। मैं इस दौरान बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कराता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप फिजिकल एजुकेशन को समझें, उसके सिलेबस को समझें, उसके कंटेंट को समझें, उसके कॉन्सेप्ट को समझें। एक बार आप 12 महीने में पूरा कवर कर लेंगे मेरा सिलेबस, उसके बाद जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आपको तैयारी करनी हो वो मैं अलग से कराऊंगा, ठीक है। अब इसका जो कोर्स फीस है वो है 2000 पर मंथ। मैं 2000 पर मंथ कोर्स फीस लेता हूँ। मेरी जो कोर्स की फीस है, जैसा कि मैंने बोला, 2000 पर मंथ है। मैं ये एक बार में जो भी मेरा कोर्स है, जैसे अगर आप देखें तो टोटल 24,000 होते हैं, तो 24,000 में एक बार में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर एक बार में आपसे बोल दिया जाए तो ऐसा बहुत पॉसिबल नहीं है देना। लेकिन हाँ, 2000 पर मंथ बहुत आसानी से आप दे सकते हैं अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, और अगर आपका पॉकेट मनी, जेब का जो खर्चा है, मंथली खर्चा, आजकल देखा है, आजकल सब जानते हैं
कि मंथली आप 3,000 4,000 तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं खाने पीने में या घूमने घामने में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है देना उनके लिए जिनकी पॉकेट मनी इतनी अच्छी है, उसके अलावा जो पढ़ना चाहते हैं वो। क्योंकि मेरी कोचिंग में ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके पास बहुत फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, इवन वो भी मैनेज कर पाते हैं उसको। तो मैं समझ पाता हूँ कि उस हिसाब से मैंने रखा कि हाँ इतना ठीक है, इतना रखना चाहिए। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ कि अगर आपको मेरी कोचिंग ज्वाइन करनी है तो क्यों करना चाहिए, ऐसा क्या है मेरी खासियत मेरी कोचिंग में ज्वाइन करने का। जब आप 12 महीने का कोर्स करेंगे ना, तो इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो तब तक होगी जब तक आपका कोई डिजायरेबल गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकल जाता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिजायरेबल गवर्नमेंट एग्जाम, जो भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम की इच्छा है जब तक आपका नहीं निकल जाता तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी 12 महीने के बाद ही कराऊंगा पर्सनली अपने लेवल पे। आप अगर कोचिंग में आप जुड़ते हैं तो आप कोई बात नहीं, आप बीच में अपने एग्जाम देना चाहते हैं आप अपने पर्सनल लेवल पे दीजिए, पर मैं आपको तभी कराऊंगा जब मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसको 12 महीने लगते हैं कवर करने में। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा ये, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 12 महीने का कोर्स कवर करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप जिस भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने उसे ईमानदारी से करा होगा, अगर आप मेरे सब्जेक्ट को ईमानदारी से पढ़ेंगे, अगर मेरे आप सिलेबस जो मैंने करिकुलम दूंगा उसको अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आप वो क्रैक करेंगे ही करेंगे। और इसका जो रिजल्ट है वो मेरा एक पहला बैच है, मेरा पहला जो बैच मैंने शुरू किया था वो 2022 के एंड में किया था, और 2023 में आपको अचीवमेंट देखने को मिलेंगी। मैंने कुछ अचीवमेंट डाली भी हैं, और जिनका मैंने फोटो लगाया है उनकी दोबारा आपको अचीवमेंट देखने को मिलेंगी, और भी, सिर्फ एक ही नहीं, और भी यही चेहरे दोबारा आपको रिपीट देखने को मिलेंगे अलग एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो मेरी जो कोचिंग है, अब मेरा ये दूसरा बैच मैंने चालू किया जनवरी से, तो वो 3 तारीख से चालू हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहती है। ठीक, इसके अलावा क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या है ऐसा खास, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस सेल्फ स्टडी का रहा है 4 साल का, और 4 साल मेरी कोचिंग पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी रहा है। तो अब अगर आप देखो तो लगभग मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। तो सेल्फ स्टडी से मुझे मालूम है कि आपको कहाँ दिक्कत आएगी, कैसे दिक्कत आएगी, और मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम दिए हैं जिन्हें क्रैक भी किया है। तो मुझे मालूम है पेपर किस तरह से बनाया जाता है, मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग किस तरह से पेपर बनाया जाता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, किन टॉपिक से पूछा जाता है। इवन पेज नंबर भी मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से पेज नंबर से वो टॉपिक पूछा गया है, अगर रेफरेंस के तौर पे देना पड़े तो। जो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं उनको मालूम है ये चीज़। और इवन आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी कि मैं रेफरेंस की बात करता हूँ बुक्स के थ्रू, कि कहाँ कहाँ ये चीज़ है, कैसे कैसे मिलेगी। तो मुझे मालूम है कहाँ कहाँ फंसोगे। एक एग्जांपल मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पर पूछता हूँ कि VO2 मैथ्स आप सबने पढ़ा होगा, VO2 मैथ्स आप सबने पढ़ा होगा। मुझे रिलेटिव और एब्सोल्यूट VO2 मैथ्स में डिफरेंस करके बताइए, अगर आप बता सके तो कमेंट पे आप बिल्कुल बताइए कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, रिलेटिव VO2 मैक्स और एब्सोल्यूट VO2 मैक्स। और अगर कोई व्यक्ति बात करता है 75% ऑफ VO2 मैक्स इंटेंसिटी की, तो इसके मायने क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय 70% ऑफ VO2 मैक्स। किस तरीके से ये जो इंटेंसिटी का जो एक परिमाप है, एक मेजरमेंट है, ये किस तरह से काम करता है। ऐसे ऐसे टर्मिनोलॉजी जब आप इस बुक में देखेंगे तो आप उसको क्रैक कर नहीं पाएंगे जल्दी, आपको समय लगेगा, किसी की गाइडेंस चाहिए होगी। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों को समझने में मुझे कम से कम हफ्ते महीने लगे हैं। ऐसे ये सिर्फ एक ही चीज़ है, ऐसे सैकड़ों मिलेंगे आपको, ऐसे सैकड़ों मिलेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे लिखा आता है कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हरदयाल सिंह में लिखा होगा 125% और 120%, ऐसा करके लिखा रहता है। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन 125%, मतलब इसकी जो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है ना, वो 125% है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि आप मैक्सिमम कितना स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं तो आप बोलेंगे 100%, पर हरदयाल सिंह में लिखा है इसेंट्रिक में 125%, ऐसा कैसे? ये 125% के मायने क्या है, मीनिंग क्या है इसकी? तो ऐसे कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी
अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो। लेकिन अगर आप मेरे बैच को एनरोल करते हैं तो ऐसी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल के साथ मैं आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएंगे। तो मेरी कोचिंग ज्वाइन करने का जो आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो यही मिलेगा कि आप एक तो कॉन्सेप्चुअली आपको पूरा चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, इवन जो बुक्स हैं उनके रेफरेंस के थ्रू, है ना। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है 4 साल का। अब आते हैं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने कुछ अपने पर्सनल एमसीक्यू बनाए हैं और एमसीक्यू किस तरीके से लगाया जाता है उसका भी एक पूरा एक प्लेलिस्ट है। आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और उसमें वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको या तो मिलेगा नहीं तो फिर वीडियो सेक्शन में मिलेगा। आप देखिए मेरे हैंडमेड क्वेश्चन है वहाँ पर, किस तरह से मैं क्वेश्चन लगाता हूँ। इवन मैंने नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी एक्सप्लेन किया है और कैसे किया है आप उसको देखेंगे तो आप वो समझ पाएंगे कि क्वेश्चन लगाने का तरीका क्या होता है, कैसे लगाते हैं और किस तरह से उसको अटेम्प्ट किया जाता है बेसिकली, और मेरा लेवल मैं किस तरह से क्वेश्चन का लेवल सेट करके लाता हूँ। तो यहाँ पर आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। 10,000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे और वो जो हम क्वेश्चन लाएंगे उसमें सिर्फ हम आंसर नहीं देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है और बाकी क्यों नहीं है। तो पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी, लाइव मिलेंगी। आपके क्या कहते हैं, हर 3 हफ्ते में आपका एक फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होता है जिसके अंदर आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी और ये मैं आपको इंश्योर कर दे रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी छोटे भाई बहन मेरे से जुड़े हुए हैं या फिर कोई जुड़ना चाहे अगर इस वीडियो को देखने के बाद, या मैं आपको इंश्योर कर दे रहा हूँ कि 12 महीने का कोर्स करने के बाद आपको लाइफ में कहीं भी किसी दूसरी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको और जानना है, आप फिर से आइए, कोचिंग ज्वाइन करिए, मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा सर, ये 12 महीने का कोर्स होगा। तो इन्हीं बातों से मैं इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अच्छा हाँ, इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम चैनल को आप मेरे ज्वाइन करें। आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ सेल्फ स्टडी के अंदर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो मुझे मालूम है कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, किन किन बुक्स को रेफर करना है, कैसे पढ़ना है, मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करता चलूँगा। आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज डालिएगा तो मैं आपको हाल तुरंत जैसा भी मुझे टाइम मिलेगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि कौन सी बुक्स अच्छी रहेंगी, इनको पढ़िए, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक, तो आप वैसे कर सकते हैं। पर हाँ, मेरा अभी भी ये कहना है कि जब भी आप कोचिंग चूज़ करें, इवन मेरी भी, तो जो मैंने आपको बोला है कि कोचिंग डिसाइड करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो उन बातों का आप ध्यान रखें। सबसे पहले आप देखें कि टीचर का एक्सपीरियंस क्या है, एकेडमिक नहीं, पढ़ाने में। दूसरा कि उनकी अचीवमेंट्स में किन किन बच्चों का क्या क्या जो बेसिकली क्या कहते हैं उसको, अचीवमेंट्स क्या है उनके बच्चों की, जो बच्चे उनके साथ पढ़ रहे हैं उनके अचीवमेंट्स क्या है, ठीक है। और कंटेंट किस तरह का प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या रेफ़र कर रहे हैं, कौन सी बुक रेफ़र कर रहे हैं, किस बुक से पढ़ा रहे हैं। कॉम्पिटेटिव से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मत पढ़िए, खुद पढ़िए, इससे अच्छा है। कॉम्पिटेटिव से नहीं पढ़ा रहे हैं, स्पेसिफिक से पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। फिर देखिए कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, मेथड ऑफ टीचिंग कैसा है, क्या क्या मेथड है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं तो किस तरह से करा रहे हैं, और लास्ट में स्टूडेंट्स का रिव्यू जरूर लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज के लिए फिर इतना ही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया।